इंसान फिर चांद पर 53 साल बाद जो हुआ वो सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है। एंड हियर वी गो। 10, 9, 8, 7 RS-25 engines lit। 4, 3, 2, 1 booster ignition and lift off। और वो मोमेंट आ गई जिसका पूरी दुनिया को 53 साल से इंतजार था। फ्लोरिडा का समुद्री तट कांप उठा, आसमान में आग की एक लकीर खिंच गई और 4 इंसान धरती को पीछे छोड़कर चांद की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, आर्टेमिस 2 लॉन्च हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोपॉलिटिकल ट्री। आज का टॉपिक बेहद स्पेशल है, नासा का नया मून मिशन। लेकिन रुको, ये सिर्फ रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि कैनेडी स्पेस सेंटर में जो अभी हुआ वो इस पूरी सदी की सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल घटना क्यों हो सकती है। तो बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो और चलते हैं। तो पहले जानते हैं कौन हैं ये 4 ब्रेव लोग। कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कनाडा के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन। इन चारों में कैनेडी स्पेस सेंटर में 322 फुट ऊंचे स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के ऊपर नासा के ओरायन कैप्सूल में सीट ली। और जब वो रॉकेट लिट हुआ तो ये 1972 में अपोलो 17 के बाद पहली बार था जब कोई इंसान एक्चुअली चांद की तरफ जा रहा था। 53 साल, आधी सदी से भी ज्यादा का इंतजार एक झटके में खत्म। अब दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो लिटरली दिमाग ब्लो कर देंगे। अपने सबसे दूर के पॉइंट पर यह क्रू धरती से 2.5 लाख माइल्स दूर होगा। ये 1970 में अपोलो 13 के क्रू का जो रिकॉर्ड था उससे तकरीबन 1500 माइल्स ज्यादा है। मतलब 56 साल से जो रिकॉर्ड टूटा नहीं था वो आज टूट रहा है। और स्पीड की बात करें, जब ये चांद के पीछे से गुजरेंगे तो इनकी स्पीड होगी लगभग 24,500 माइल्स पर आवर। ये अपोलो एरा के बाद किसी भी क्रूड स्पेसक्राफ्ट की सबसे तेज स्पीड है। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे इंटेंस मोमेंट कौन सा है? वो 50 मिनट्स जब ये क्रू चांद के डार्क साइड पर होगा। मतलब चांद का वो हिस्सा जो हमेशा धरती की तरफ से छुपा रहता है। वहां कोई रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अगर उन 50 मिनट्स में कुछ भी गलत हो जाए, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये क्रू ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी इंसान से ज्यादा आइसोलेटेड होगा, लिटरली। ये करेज है दोस्तों, इसे कुछ और नहीं कह सकते। अब मेन बात पर आते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हें नहीं बता रहा। ये मिशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये पावर की कहानी है, सिविलाइजेशनल पावर की। रिकॉर्ड्स, क्रू, इंजीनियरिंग, ये सब इनक्रेडिबल है, नो डाउट। लेकिन आर्टेमिस 2 को ट्रूली हिस्टोरिक जो बनाता है वो है इसके बाद क्या होगा और उस फ्यूचर के लिए रेस में कौन कौन है। दोस्तों, चांद अब एक साइंटिफिक डेस्टिनेशन नहीं रहा, ये एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है। जो नेशन पहले मून पर परमानेंटली एस्टैब्लिश होगी, रिसोर्सेज कंट्रोल करेगी, फ्यूचर स्पेस मिशंस को शेप करेगी और ऑनेस्टली कहें तो अगली सदी की ग्लोबल पावर डायनामिक्स को डिफाइन करेगी। यही वो बड़ा पिक्चर है जो हर किसी को समझना चाहिए। आर्टेमिस 2 एक लॉन्च नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है। ये कह रहा है कि हम यहाँ हैं, हम आगे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हम एक ऐसे मोमेंट में जी रहे हैं जो हिस्ट्री बुक्स में दर्ज होगा। जब अपोलो 11 ने 1969 में चांद पर कदम रखा था तो पूरी दुनिया ने टीवी के सामने बैठकर देखा था। आज 2025 में वो फीलिंग फिर से जिंदा हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार स्टेक्स और भी ऊंची हैं। लेकिन अब असली सवाल आता है, आखिर चांद पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि चाइना को भी। और इसका जवाब एक स्पेसिफिक जगह में छुपा है, चांद का साउथ पोल। आज समझते हैं कि ये जगह इतनी वैल्यूएबल क्यों है कि 2 सुपर पावर्स एक साथ उसी क्रेटर को टारगेट कर रही हैं। ये बात जरा ध्यान से सुनो। चाइना का चांगे 7 मिशन कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाला है और उसका टारगेट शैकल्टन क्रेटर का किनारा, चांद के साउथ पोल पर। और नासा का आर्टेमिस बेस कैंप, वही शैकल्टन क्रेटर। एक ही क्रेटर, एक ही वाटर आइस डिपॉजिट्स और जमीन का एक बेहद छोटा और बेहद कीमती टुकड़ा। दोनों देश एक ही स्पॉट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड रेस है। तो सवाल यह है कि मून का साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब है पानी। वहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में बिलियंस ऑफ ईयर्स से वाटर आइस जमा है। अब तुम सोचोगे पानी तो पानी है, स्पेस में इसकी इतनी वैल्यू क्यों है? दोस्तों, स्पेस में पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, ये रॉकेट फ्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ो, मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन यही मोस्ट पावरफुल रॉकेट प्रोपेलेंट है। लेकिन स्टोरी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब साउथ पोल की वाटर आइस को इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोसेस करते हैं तो उससे ड्यूटेरियम भी मिलता है। ये हाइड्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है। और ड्यूटेरियम का यूज, ये वही फ्यूल है जो आज धरती पर डेवलप हो रहे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होगा। मतलब चांद की बर्फ में लिटरली फ्यूचर की एनर्जी छुपी है। और अब उस चीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। सोलर विंड ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में मून की सरफेस पर एक बेहद रेयर सब्सटेंस डिपॉजिट किया है, हीलियम 3।
ये वो आइसोटोप है जो साइंस को नोन सबसे क्लीन और सबसे पावरफुल फ्यूजन रिएक्शन को एनेबल करता है। और सबसे खास बात, इस रिएक्शन से कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता। पृथ्वी पर यह क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है और सोलर विंड को रोक देता है। इसलिए हीलियम 3 सिर्फ और सिर्फ आउटर स्पेस में और स्पेसिफिकली चांद पर मिलता है। तो अब असली पावर इक्वेशन समझो। जो नेशन सबसे पहले मून के साउथ पोल पर माइनिंग शुरू करेगी, वो सिर्फ स्पेस रेस नहीं जीतेगी, वो एक ऐसे फ्यूल सोर्स पर मोनोपोली एस्टैब्लिश करेगी जो हजारों साल तक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को पावर दे सकता है। और वाटर आइस कंट्रोल करने वाला, वो बेसिकली पूरे इनर सोलर सिस्टम का गैस स्टेशन कंट्रोल करेगा। मार्स मिशंस हो, एस्टेरॉयड बेल्ट हो या आउटर प्लैनेट्स, सबको फ्यूल वहीं से मिलेगा। यही रीजन है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $20 बिलियन का मून बेस कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। और यही रीजन है कि नासा की लैंग्वेज इस बार अपोलो एरा से कंप्लीटली अलग है। इस बार गोल सिर्फ फ्लैग प्लांट करना नहीं है, इस बार गोल है परमानेंटली रहना। दोस्तों, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो दूसरी हेडलाइंस में बिजी हैं। लेकिन सच ये है कि अभी इस मोमेंट में कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा वो रॉकेट, वो सिर्फ एक मिशन नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन है, एक क्लेम है, एक रेस की शुरुआत है जो आने वाली कई सेंचुरीज की ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिफाइन करेगी। लेकिन अब सवाल यह है, इस रेस में दूसरी साइड कहाँ है? अमेरिका अकेला नहीं दौड़ रहा, चाइना और रशिया मिलकर एक कंप्लीटली अलग प्लान पर काम कर रहे हैं। और यही वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और उसके एलाइज जहां आर्टेमिस प्रोग्राम बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना और रशिया अपने पार्टनर्स के साथ, जिनमें से कई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं, एक अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS। और ये प्रोजेक्ट फंडामेंटली अलग है। ये स्टेट डायरेक्टेड है, मतलब सरकार हर डिसीजन लेती है। ये सॉवरेनिटी ऑब्सेस्ड है, हर चीज़ पर कंट्रोल बनाए रखने की जिद है। और इसका मानना है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि ये एक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने का वेपन है। शी जिनपिंग का स्पेस प्रोग्राम कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये चाइना के नेशनल रिजुवेलेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उस बड़े ड्रीम का जिसमें चाइना को दुनिया की नंबर 1 सिविलाइजेशन प्रूव करना है। इसका गोल सिर्फ अमेरिका के बराबर पहुंचना नहीं है, बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है। स्पेस उनके लिए एक बिजनेस नहीं, एक सिविलाइजेशनल स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, ये रेस सिर्फ रॉकेट्स और क्रेटर्स की नहीं है। दोनों साइड्स एक मच बिगर चीज के लिए कंपीट कर रही हैं। वो कंपीट कर रही हैं अर्थ से बाहर की दुनिया के रूल्स लिखने के लिए। स्पेस में टेरिटरी क्या होगी, कौन क्या माइन कर सकता है, डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे, इन सब सवालों के जवाब अभी तय नहीं है। और जो पहले पहुंचेगा वो इन रूल्स को अपने हिसाब से लिखेगा। जियोपॉलिटिक्स अब धीरे धीरे एस्ट्रोपॉलिटिक्स बन रही है। वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्बिटल ऑर्डर में बदल रही है। 21st सेंचुरी की वर्ल्ड पावर को समझने के लिए अब 3 नए लेंसेस चाहिए। इन्हें ध्यान से समझो। थियोपॉलिटिक्स मीन्स रिलीजन और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का जियोपॉलिटिकल बिहेवियर पर असर। धर्म और सभ्यता कैसे किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। टेक्नोपॉलिटिक्स, डिफरेंट सिविलाइजेशंस के अलग टेक स्टैक्स जो पावर, सर्वेलेंस और इकोनॉमिक सिस्टम्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली वर्सेस जोंगवानचिन। एस्ट्रोपॉलिटिक्स, सिविलाइजेशनल कंपटीशन का ऑर्बिटल स्पेस और उससे आगे तक एक्सटेंशन। आर्टेमिस 2 इसी का लाइव एग्जाम्पल है। आर्टेमिस 2 इन तीनों फ्रेमवर्क्स का एक लाइव रियल टाइम एग्जाम्पल है। ये एक नई दुनिया की शुरुआत है जो एक साथ बहुत एंशिएंट भी है और बहुत फ्यूचरिस्टिक भी। पुराने सिविलाइजेशंस जो हमेशा स्टार्स की तरफ देखते थे, आज उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो उन्हें एक्चुअली उन स्टार्स तक पहुंचा सकती है। ये सोचो कितना पावरफुल मोमेंट है ये। और इस सदी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या इंसान मल्टी प्लैनेटरी बनेगा, वो तो बनेगा ही, ये तय है। असली सवाल यह है वो एक्सपेंशन किस वर्ल्ड व्यू के अंडर ऑर्गेनाइज होगा, किस सिविलाइजेशन की वैल्यूज उस न्यू वर्ल्ड को शेप करेंगी। अमेरिका की जहां इंडिविजुअल फ्रीडम और ओपन मार्केट्स हो, या चाइना की जहां स्टेट कंट्रोल और सिविलाइजेशनल डोमिनेंस हो। यही वो क्वेश्चन है जो इस पूरी सेंचुरी को डिफाइन करेगा। और कल अमेरिका ने इस रेस की पहली मूव कर दी है। तो दोस्तों, क्या ये स्पेस रेस जरूरी है या डेंजरस? क्या अमेरिका और चाइना दोनों को ये राइट है कि वो अपनी सिविलाइजेशन को स्पेस में प्रोजेक्ट करें, या ये एक न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म है, बस इस बार धरती पर नहीं स्टार्स पर? नीचे कमेंट में अपनी ऑनेस्ट राय दो। अगर ये पूरी वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो सच में इस दुनिया को समझना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगली वीडियो का वेट करो, क्योंकि वो और भी बड़ी होने वाली है।